नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर मैं एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। ये क्लास हमारी BA तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी और आज हम इस क्लास में जानेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स जो भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं उनके द्वारा क्या क्या सुधार किए जाते हैं उसके बारे में। हम पीछे की क्लास में हम निरंतर पढ़ रहे हैं। जो पीछे की क्लास में हमने पढ़ा किस तरीके से बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना होने के पश्चात समय समय पर जो गवर्नर आते हैं उन गवर्नरों के द्वारा कौन कौन से सुधार किए जाते हैं। मुख्यतः देखा जाए तो हमने लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किए गए सुधारों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा था और उसके पश्चात आने वाले गवर्नर जनरलों के द्वारा इतना कोई सुधार किया नहीं जाता है। तो आज हम जब कल की पीछे की क्लास में हमने पढ़ा था जो स्थिरता का काल, जो न्यायिक सुधार जहाँ सुधारों की प्रक्रिया रुक जाती है उसे स्थिरता का काल कहा जाता है। तो 1793 से लेकर 1813 ईस्वी तक अगर बात की जाए तो 1786 से 93 ईस्वी तक लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने व्यापक स्तर पर सुधार किए थे कई न्यायिक क्षेत्र में, राजस्व भू राजस्व क्षेत्र में और व्यापारिक सुधार उनके द्वारा किए गए। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस के जाने के पश्चात क्या होता है, 1793 ईस्वी को वो पुनः जो ब्रिटेन चले जाते हैं। ब्रिटेन जाने के पश्चात 1793 ईस्वी से लेकर 1813 ईस्वी तक यहाँ 20 वर्षों तक 20 वर्ष का समय है जो इसमें हमें जो प्रशासनिक सुधार है, किसी तरह के सुधार चाहे व्यापारिक ले लो, न्यायिक ले लो, उन सुधारों में स्थिरता देखने को मिलती है। किसी तरह के सुधार जो पहले से जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो सुधार किए थे उन्हीं के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शासन संचालन किया जाता है। और भारत में आने वाले जो गवर्नर जनरल इस काल में रहते हैं प्रशासनिक स्थिरता की काल में, उनके द्वारा जो पीछे की जो नीतियां प्रशासनिक बनाई जाती है उनके आधार पर शासन किया जाता है और हस्तक्षेप और तटस्थता की नीति उनके द्वारा अपनाई जाती है। जब ये समय गुजर जाता है प्रशासनिक स्थिरता का तो उसके पश्चात क्या होता है, लॉर्ड हेस्टिंग को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेज दिया जाता है। 1813 ईस्वी में भेजा जाता है और कंटिन्यू 10 वर्षों तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। अब बात की जाए लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में तो लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है जो साम्राज्यवादी यानी जो ब्रिटिश सत्ता का विस्तार करने वाले, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के साथ साथ बहुत ही महत्वाकांक्षी थे और सुधारों में इनकी बहुत अच्छी खासी रुचि थी। तो इन्होंने अपनी योग्यता दिखाते हुए उसके आधार पर भारत में कई तरह के जो सुधार इनके द्वारा किए जाते हैं। और लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद अगर शासन की बात की जाए, लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद जॉन एडम्स आते हैं यहाँ पे 1823 में, ये कार्यवाहक रहते हैं और लॉर्ड एमहर्स्ट आते हैं 1823 से 28 तक। जो मुख्यतः हमें लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में ही जो सुधार हमें देखने मिलते हैं, फिर पुनः जॉन एडम्स और लॉर्ड एमहर्स्ट के कार्यकाल में इतने सुधार देखने को नहीं मिलते। और बात की जाए लॉर्ड हेस्टिंग्स से पहले गवर्नर जनरल की तो लॉर्ड हेस्टिंग्स से पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो 1807 ईस्वी से लेकर 1813। अब ये लॉर्ड हेस्टिंग्स आते हैं। उससे पहले अगर गवर्नर जनरल की बात की जाए तो उससे पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल थे। अब प्रशासनिक स्थिरता के काल में किसी तरह के सुधार देखने को नहीं मिलते ज़्यादा बड़े स्तर पर और लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा यहाँ पे रुचि प्रकट की जाती है और नए नए सुधार और नवाचार किए जाते हैं। तो आज हम लॉर्ड हेस्टिंग्स के जो किए गए सुधारों के बारे में जान रहे हैं। तो मुख्यतः लॉर्ड हेस्टिंग्स के जो जितने भी सुधार गए उन सुधारों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, 3 वर्गों में विभाजित किया सकता। अगर 3 वर्गों की बात करें तो पहला हम लेंगे उनके न्यायिक सुधार जो लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा न्यायिक सुधार किए गए, फिर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और उसके पश्चात हम राजस्व संबंधी सुधार के बारे में जानेंगे। तो ये 3 सुधार है जो मुख्य रूप से माने जाते हैं। एक तो न्यायिक सुधार लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा, और शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या सुधार, और राजस्व संबंधी रेवेन्यू संबंधी कलेक्शन से संबंधित जो लगान से संबंधित क्या सुधार किए उसके बारे में हम जानेंगे। अब पहले हम लेते हैं न्यायिक क्षेत्रों
जो न्यायिक क्षेत्र में क्या क्या सुधार किए, तो न्यायिक क्षेत्रों में जो पीछे की क्लासों में हमने पढ़ा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बड़े व्यापक स्तर पर सुधार किए जाते हैं। न्यायिक क्षेत्र में जो दीवानी और फौजदारी न्यायालय अदालतों का विभाजन कर दिया जाता है, कलेक्टर से सिर्फ राजस्व का अधिकार दिया जाता है, न्यायिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। अब उस काफ़ी समय गुजर जाने के बाद लॉर्ड हेस्टिंग 1793 ईस्वी तक रहते हैं। वो समय गुजर जाने के पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा अनुभव किया गया कि वास्तव में जो वर्तमान समय में कई जो न्यायिक क्षेत्र है उसमें कई जगह सुधार होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा क्या किया जाए, जो मेन मुख्यतः लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कोड था, न्यायिक कॉर्नवालिस कोड से आप समझोगे जो कॉर्नवालिस जो गवर्नर जनरल थे उनके द्वारा जो न्यायिक सुधार किए गए, उन्हीं सुधारों को कॉर्नवालिस कोड कहते हैं। उन न्यायिक सुधारों में लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा ये अनुभव किया गया कि इनमें सुधार करना बहुत ज़रूरी है। तो इनमें क्या सुधार किए जाते हैं, सर्वप्रथम 1814 ईस्वी में जो लॉर्ड हेस्टिंग है उनके द्वारा क्या किया जाता है, जो प्रत्येक थाना जो फौजदारी अदालतों के तहत प्रत्येक थाने की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की जाती है। उन्हीं थानों में प्रत्येक थाने पे जो मुंसिफ की नियुक्ति है किसके द्वारा कर दी जाती है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा कर दी जाती है। और 64 रुपये 64 रुपये तक का कोई विवाद हो तो उसे सुलझाने की अनुमति इसको दे दी जाती है ताकि अनावश्यक दबाव अदालतों पे कम किया जा सके। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आते ही ये बात देखी थी कि न्यायिक जो व्यवस्था है वो काफ़ी कुछ बदहाल थी और उस बदहाल अवस्था में व्यक्तियों को, जो यहाँ की जनता को न्याय मिलना मुश्किल था। तो इन परिस्थितियों में जो अदालतों पे अतिरिक्त दबाव आ रहे थे और समय पर व्यक्तियों को न्याय नहीं मिल पा रहा था, तो इसको ध्यान में रखते हुए लॉर्ड जो हेस्टिंग्स है उनके द्वारा ये कई तरह की व्यवस्थाएं की गई। तो ये जो प्रत्येक थाने में मुंसिफ की नियुक्ति कर दी जाती है और 64 रुपये का उसे 64 रुपये तक के विवादों को सुलझाने का अधिकार दे दिया जाता है। अगर 64 रुपये तक का विवाद है किसी, तो उसे सुलझाने की अनुमति यहाँ पे थाने स्तर पे मुंसिफ को दे दी जाती है। अब बात करें तो प्रत्येक जिले में सदर और जिला जो न्यायालय थे, वहाँ सदर जिले में क्या, सदर यानी शहरी क्षेत्र, प्रत्येक जो नगरीय क्षेत्र में जिले में सदर अमीन की नियुक्ति कर दी जाती है। प्रत्येक जिले में जो सदर अमीन की नियुक्ति कर दी जाती है और सदर अमीन को ये अधिकार दिया जाता है कि 150 रुपये तक का कोई भी विवाद हो तो आप उसे सुलझा सकते हैं। 150 रुपये तक के विवाद अगर किसी व्यक्ति में हो तो वो यहाँ इस सदर अमीन के पास से अपील करेंगे। और इनके खिलाफ अपील की बात करें तो प्रांतीय न्यायालयों में अपील सुनी जा सकती है। अब इनके द्वारा क्या किया जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जो कलेक्टर से न्यायिक अधिकार छीन लिए जाते हैं और सिर्फ उसे राजस्व अधिकार दे दिए जाते हैं। इस बात पे यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग्स आते हैं और ये कहते हैं वर्तमान परिस्थितियों में ये बिल्कुल सही नहीं है। तो इनके द्वारा जो कलेक्टर और मजिस्ट्रेट के 2 पद कर दिए जाते हैं और शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। उसके अनुसार न्यायिक जो दीवानी और फौजदारी अधिकारों का विभाजन करते, तो इनके द्वारा पुनः उन पदों को मिलाते हुए कलेक्टर को न्यायिक अधिकार भी यहाँ पुनः दे दिए जाते हैं। और उसके पश्चात क्या किया जाए, मद्रास और बम्बई जो न्यायिक प्रक्रिया में सुधार के लिए ये महसूस किया जाता है लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा कि अगर न्यायाधीशों को पर्याप्त वेतन नहीं मिलेगा तो वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे और जो समय पे जनता को न्याय नहीं देंगे। तो इसलिए इन्होंने ये तय किया कि जजों के वेतन में बढ़ोतरी कर दी जाए ताकि वह भ्रष्टाचार नहीं करे और किसी तरह को न्याय उनसे प्रभावित नहीं हो। ये थे न्यायिक सुधार। अब बात करते हैं शिक्षा के सुधार की। तो 1813 ईस्वी में जो चार्टर एक्ट आता है लॉर्ड मिंटो के समय आता है। लॉर्ड मिंटो प्रथम इस समय शासक रहते हैं, गवर्नर जनरल रहते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम। उनके समय बंगाल में जो ब्रिटिश सत्ता है उसके लिए ब्रिटिश सरकार ब्रिटेन की संसद के द्वारा ये एक्ट पारित किया जाता है और शिक्षा के क्षेत्र में इसमें ये प्रावधान किया जाता है कि बंगाल ब्रिटिश सत्ता के अधीन जितने भी व्यक्ति हैं, जितनी उनकी जनता है, उनकी शिक्षा पे खर्च हेतु 1 लाख रुपया उनकी शिक्षा पे खर्च किया जाता है। अब बात करें तो
1818 की कर लेते हैं। पहले 1818 में एक जो बिशप है, जो धर्मगुरु है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, कलकत्ता में एक शिक्षण संस्थान की स्थापना की जाती है जहाँ पे अंग्रेजी की शिक्षा दी जाती है। तो ये कार्य शिक्षा में सुधार हेतु जो लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं उनके काल में किया जाता है। उसी समय के दौरान 1819 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा कर दी जाती है। और राजा राम मोहन राय की बात करें तो राजा राम मोहन राय पाश्चात्य संस्कृति के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने कहा था, एक दफ़ा कहा था कि भारत को अगर पुनः अंधकार में धकेलना है तो पुनः भारत में संस्कृत शिक्षा लागू कर दी जाए। अगर भारत को उन्नति और तरक्की की राह दिखानी है तो इसके लिए पाश्चात्य शिक्षा जगत से जुड़ना जरूरी है और पाश्चात्य संस्कृति को जानना जरूरी है। इसलिए उन्हें विज्ञान और अंग्रेजी पढ़ना होगा। तो इस बात का प्रबल समर्थक राजा राम मोहन राय द्वारा यहाँ किया जाता है पाश्चात्य शिक्षा का। तो उनके द्वारा ये सुधार कर दिया जाता है। और इसी समय के दौरान समाचार पत्रों का उद्भव, समाचार पत्रों को इनके द्वारा, जो लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा, इन पे नियंत्रण हटा दिया जाता है और उन्हें समाचार पत्रों को खुली आज़ादी। उसी समय बंगाल गजट नाम का समाचार पत्र का प्रकाशन होता है। बंगाल गजट नाम के समाचार पत्र का दर्पण होता है, जो उसका बंगाल गजट का यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके पश्चात बात करें तो समाचार दर्पण और संवाद कौमुदी नामक कई तरह के हिंदी अखबार, समाचार पत्र यहाँ को देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के शिक्षा के क्षेत्र में भी इनके द्वारा अच्छी खासी रुचि दिखाई जाती है। अब बात करते हैं मुख्यतः भू राजस्व सुधार की, जो राजस्व लगान व्यवस्था के बारे में क्या क्या सुधार किए गए। तो राजस्व व्यवस्था की बात करते हैं तो इसके दौरान 1822 ईस्वी में एक एक्ट पारित किया जाता है लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा, जिसे बंगाल काश्तकारी अधिनियम कहते हैं और बंगाल टेनेंसी एक्ट भी इसे कहा जा सकता है। बंगाल काश्तकारी अधिनियम के तहत क्या प्रावधान किया जाता है, इसमें यह प्रावधान किया जाता है कि किसानों की ज़मीन का मालिक किसानों को ही मान लिया गया और उनकी बगैर इच्छा के बगैर अनुमति के बगैर किसी तरह से उनको बेदखल नहीं किया जा सकता। जब तक किसान अपनी ज़मीन का कर चुका रहे हैं और टैक्स समय पे भर रहे हैं, पर्याप्त समय पे कर दिया जा रहा है, तो किसान को किसी तरह बेदखल नहीं किया जा सकता है इस अधिनियम, क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग्स किसानों के हितकारी माने जाते हैं। एक रैयतवाड़ी व्यवस्था की दी है, ये इसके द्वारा की गई है लॉर्ड हेस्टिंग्स। रैयत का मतलब क्या होता है? रैयत का मतलब होता है किसान। रैयत का मतलब होता है यहाँ पे किसान को ही रैयत कहा जाता है। अगर रैयत का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए आपसे तो किसान को रैयत कहा जाए। रैयतवाड़ी व्यवस्था ये ऐसे की जाती है। सबसे पहले इसका प्रयोग मद्रास में किया जाता है। टॉमस मनरो नाम का जो गवर्नर उस समय मद्रास क्षेत्र का था, तो इसमें ये व्यवस्था की जाती है, सीधा संबंध रैयतों से, किसानों से सीधा संबंध कर लिया जाता है। और लगान वसूली की व्यवस्था ऐसे की जाती है कि बीच के जो जमींदार वर्ग है उनको हटा दिया जाता है और किसानों से सीधा समझौता कर लिया जाता है। किसान सीधा सरकारी खजाने में अपना कर जमा करवा देंगे। ये किसानों से की गई सीधी व्यवस्था है। अब महलवाड़ी व्यवस्था की जाती है। महलवाड़ी व्यवस्था आगरा में इसकी शुरुआत करते लॉर्ड हेस्टिंग्स के आने से पहले से, ये कहते हैं 3 साल पहले से लागू। तो महलवाड़ी व्यवस्था के तहत क्या किया गया, जो गांव का मुखिया होता था उसके साथ अनुबंध कर लिया जाता था, एक एग्रीमेंट कर लिया जाता है कि पूरे गांव का जो भी राजस्व होगा उसे एकत्रित करके आप हमें जमा करवा दोगे। तो इसे बीच में जो जमींदार वर्ग थे, जो बीच में रखते थे लगान को, उनसे निजात पाने के लिए इस तरह की व्यवस्था इसके द्वारा की जाती है लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। और एल्फिंस्टन जो बम्बई के गवर्नर थे उनके द्वारा ये रैयतवाड़ी और मालवाड़ी व्यवस्था है, इसका मिला जुला प्रारूप बम्बई और पूना में लागू किया जाता है। तो ये मुख्यतः लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में किए गए प्रशासनिक, न्यायिक सुधार और शिक्षा राजस्व से संबंधित सुधार थे। तो विद्यार्थियों, आज हमने लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा किए गए न्यायिक सुधारों के बारे में जाना। और लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल रहता है 1813 से लेकर 23 ईस्वी तक, 10 वर्षों तक रहता है। और उसके पश्चात जॉन एडम्स आते हैं, ये कार्यवाहक रहते हैं, यानी कुछ समय के लिए, जो अगर
पद कोई समय खाली रह जाता है तो उसके लिए कोई अतिरिक्त भार किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए, जब तक उस पद पे कोई दूसरा व्यक्ति न आ जाए तब तक कार्यभार ग्रहण किया जाता है, उसे कार्यवाहक कहते हैं। उसके पश्चात लॉर्ड एमहर्स्ट आते हैं। इनके द्वारा क्या किया जाता है, जो प्रेस की स्वतंत्रता थी उसे समाप्त कर दिया जाता है और प्रेस पे पुनः नियंत्रण, समाचार पत्रों पे नियंत्रण कर लिया जाता है। इनके द्वारा कोई मुख्य कार्य नहीं किया जाता। अब कल की क्लास में हम जो व्यापक स्तर पे जो सुधार होंगे, विलियम बेंटिंक आएंगे 1828 ईस्वी से लेकर 35 ईस्वी तक। विलियम बेंटिंक भारत के गवर्नर जनरल बनकर आएंगे, उनके द्वारा बड़े स्तर पे जो सुधार किए जाएंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और लॉर्ड हेस्टिंग के सुधारों को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, न्यायिक, शिक्षा और राजस्व। और इस तरीके से न्यायिक क्षेत्र में सुधार किए उन्होंने, और शिक्षा से संबंधित सुधार देखने को मिलते हैं उनके कार्यकाल में, उनसे संबंधित और उनके कार्य। और राजस्व संबंधित जो रैयतवाड़ी और मालवाड़ी व्यवस्था उनके द्वारा कर दी जाती है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कुछ समझ में नहीं आया, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और बाकी चीज़ें जो भी है आप इनको नोट डाउन करने का प्रयास कीजिए। और ये सिर्फ आपको कॉलेज के एग्ज़ाम पास करने की दृष्टि से आप इनको कतई मत देखिए, और ये प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। क्योंकि मैं जो ये आपको मैटर पूरा का पूरा जो तैयार करके देता हूँ, मैं सिर्फ आपकी पुस्तक इसका स्रोत नहीं है, मैं कई पुस्तकों से जो इनका जो कंटेंट है, आपको जो सामग्री उपलब्ध करा रहा हूँ वो वहाँ से एकत्रित करता हूँ। तो प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सहायक सिद्ध होगी। आप इसे अपने घर पर नोट डाउन करते रहिए और अपनी जो अध्ययन पुस्तक है उसे भी पढ़ते रहिए। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।